मुझे दिल्ली के अपने पुराने दिन याद आ गए, जब दिल्ली में हम ऑटो वालों के साथ, दिल्ली के ऑटो वालों के साथ, टैक्सी वालों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ा करते थे। गोवा के टैक्सी वालों ने बताया मुझे कि सर, हमें यहां पे पॉलिटिशियन लोग टैक्सी माफिया बोलते हैं, हमारे को इंसल्ट किया जाता है, हमारे से बिना पूछे पॉलिसीज बना दी जाती हैं, हमारी ढेर सारी समस्याएं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है सिस्टम के अंदर। ऐसे ही आज से 7 साल पहले दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, दिल्ली के ऑटो और टैक्सी वालों का भी यही हाल था। दिल्ली के ऑटो और टैक्सी वालों को भी बोलते थे ऑटो माफिया है ये, टैक्सी माफिया है ये। कोई उनके साथ, कोई पॉलिटिशियन ऑटो वालों के साथ खड़ा नहीं होना चाहता था, कोई पॉलिटिशियन टैक्सी वालों के साथ खड़ा नहीं होना चाहता था। उनको लगता था जनता नाराज हो जाएगी। एक दिन मैंने टैक्सी वालों की ऐसे ही मीटिंग बुलाई जैसे आज मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूं, और उसमें मैंने कहा कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं दिल्ली के ऑटो वालों की लड़ाई लड़ूंगा, मैं दिल्ली के टैक्सी वालों की लड़ाई लड़ूंगा। मैंने दिल्ली की जनता से कहा, मैंने दिल्ली के पॉलिटिशियंस को कहा कि आप इनको माफिया बोलते हो, अगर ये माफिया हैं तो इनके तो बड़े बड़े बंगले होने चाहिए, इनके तो बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए। ये जितना भी आप कहते हो कि गड़बड़ करते हैं, सारी गड़बड़ करने के बाद भी बेचारा एक झुग्गी के अंदर रहता है, एक छोटा सा अपने परिवार को भी नहीं पाल सकता एक टैक्सी वाला, 2 जून की रोटी भी नहीं कमा सकता एक टैक्सी वाला, इतना भी पैसा नहीं कमाता। ये माफिया कैसे हो गए? माफिया कौन है? माफिया पॉलिटिशियन है। माफिया वो लोग हैं जो सड़क के ठेके के अंदर 100-100 करोड़ रुपए कमाते हैं। माफिया वो लोग हैं जो वेंटिलेटर गड़बड़ करके, लोगों की ऑक्सीजन कमी करके लोगों की जान लेते हैं, वो पॉलिटिशियन माफिया हैं। माफिया टैक्सी और ऑटो वाले नहीं है। टैक्सी और ऑटो वालों के लिए तो जबरदस्ती ऐसा सिस्टम बनाया इन पॉलिटिशियंस ने कि एक टैक्सी वाला, एक ऑटो वाला, उसे पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पैसे देने पड़ते हैं, उसे 10 अफसरों को पैसे देने पड़ते हैं। अगर वो थोड़ी बहुत ओवर चार्जिंग ना करे तो उसका काम नहीं चलता। जब तक इस सिस्टम को नहीं बदला जाएगा तब तक हर ऑटो वाला चाहता है मैं ईमानदारी से काम करूं, हर टैक्सी वाला चाहता है मैं ईमानदारी से काम करूं, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम इन पॉलिटिशियन ने ऐसा बनाया है कि एक ऑटो और टैक्सी वाला कुछ ना कुछ ओवर चार्जिंग करने के लिए मजबूर होता है। तो मैंने दिल्ली के ऑटो वालों को और टैक्सी वालों को साथ लिया। आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनी है, उसका 70% क्रेडिट मैं ऑटो टैक्सी वालों को देता हूं। उन्होंने हमारा साथ दिया, इसीलिए दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी। आप पूछेंगे कैसे? तो मैंने सारे ऑटो टैक्सी वालों को कहा, आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, मेरी सरकार बनवा दो, और सरकार बनने के बाद आपका सारा सिस्टम मैं ठीक कर दूंगा। सारे दिल्ली के ऑटो वालों ने मिलके अपने अपने ऑटो के पीछे हमारा पोस्टर चिपका लिया फ्री में। उस पोस्टर पे मेरी फोटो थी और उस पे लिखा हुआ था, इस बार चलेगी झाड़ू। पूरी दिल्ली के अंदर ऑटो घूमते थे, इससे अच्छा प्रचार नहीं हो सकता। और हर ऑटो वाला जो भी पैसेंजर सीट पे बैठता था उसको बोलता था, सर इस बार केजरीवाल को वोट देना है, केजरीवाल अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है। उन्होंने इतना प्रचार किया, ऑटो वालों ने घूम घूम के पूरी दिल्ली में इतना प्रचार किया, हमारी सरकार बन गई। आज मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, 70% क्रेडिट जो दिल्ली में हमारी सरकार बनी वो ऑटो और टैक्सी वालों की वजह से बनी है, नहीं तो मुझे लगता है हमारी सरकार नहीं बन सकते थे। सरकार बनने के बाद 7 साल में हमने ऑटो वालों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जो सबसे बड़ा काम किया, हमने उनको इज्जत की जिंदगी दी है। आज दिल्ली की सारी जनता आज ऑटो वालों से प्यार करती है, कोई अब उनको माफिया नहीं बोलता। सारे ऑटो वाले मीटर से चलते हैं, सारे ऑटो वाले ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते थे, सिस्टम उनको मजबूर करता था बेईमानी करने के लिए। आज सारे ऑटो वाले ईमानदारी से काम करते हैं। क्यों? जितने कानून के अंदर गड़बड़ियां थी, जिसकी वजह से पुलिस वाले, ट्रांसपोर्ट वाले पैसे लेते थे, हमने सारे कानून बदल दिए। हमने उनके फेयर बढ़ा दिए, किराया बढ़ा दिया कि वो ईमानदारी से काम कर सकें। हमने उनका आरटीओ दफ्तर उनको जाना पड़ता था,
हमने पूरा सिस्टम फेसलेस कर दिया। अब सब कुछ ऑनलाइन होता है। किसी भी ऑटो वाले को केवल फिटनेस के लिए जाना पड़ता है, अपना ऑटो लेके, टैक्सी लेके फिटनेस के लिए एक बार जाना पड़ता है, और कोई काम कराने के लिए आपको किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा काम हमने ऑनलाइन कर दिया। एक अलग से टेलीफोन नंबर जारी कर दिया, अगर किसी ऑटो वाले को कोई दिक्कत हो उस पर फोन करो, आपका काम घर बैठे होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिटनेस फीस जो है वो हमने ऑटो वालों की माफ कर दी, अब कोई फिटनेस फीस नहीं देते, 0 फिटनेस फीस लगती है। बहुत काम किया। अभी कोरोना हुआ, कोरोना के टाइम में हमने पहली वेव आई, 5-5 हजार रुपए, क्योंकि ऑटो टैक्सी वालों का काम खत्म हो गया था, उनके घर में बच्चे भूखे मरने लग गए थे। हर एक के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए हमने दिल्ली सरकार ने डलवा दिए। दूसरी वेव आई, फिर से 5-5 हजार रुपए हमने उनके अकाउंट में डलवा दिए। पूरे देश में कोई सरकार नहीं है जिसने अपने ऑटो वालों के लिए 5-5 हजार रुपए डलवाए हैं। मैं समझता हूं पूरे देश में अकेला पॉलिटिशियन हूं जो ऑटो वालों को अपना भाई मानता है, टैक्सी वालों को अपना भाई मानता है। दिल्ली के ऑटो वालों को इज्जत दी है हम लोगों ने। आज मैं आपके बीच में आया हूं। कल जब मैंने आपके टैक्सी के भाइयों से मुलाकात की तो उन्होंने भी वही सारी कि हमें माफिया बोला जाता है, हमें सारा सिस्टम हमारे पीछे पड़ा रहता है। तो आज मैं आपके बीच में आपसे रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आज मैं आपके बीच में आपका एक छोटा भाई बन के आया हूं। आपसे पूछना चाहता हूं, भाई बनाएंगे मुझे? भाई बनाएंगे मुझे? आपका भाई बनने के लिए आया हूं। मिलके लड़ाई लड़ेंगे। गोवा की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इन ऑटो और टैक्सी वालों को अगर माफिया बोलते हैं तो पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। माफिया वो पॉलिटिशियन है जिन्होंने गोवा को लूटा है, माइंस को लूटा है। माइनिंग लूटते हैं ये लोग, अस्पतालों में लूटते हैं ये लोग, हर चीज लूटते हैं। गोवा का सारा पैसा लूट लिया इन लोगों ने। ये ऑटो टैक्सी वाले माफिया नहीं है, ये लोग तो बेचारे विक्टिम हैं। इन लोगों को तो, इनका तो खून चूसते हैं ये पॉलिटिशियंस। हम मिलके लड़ेंगे इस लड़ाई को। मेरे को 3-4 चीजें इन्होंने बताई, तो 4 चीजों की आज मैं मोटे मोटे तौर पे घोषणा कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, मुझे बताया गया कि सरकार पॉलिसी बनाती है, ऑटो टैक्सी वालों से पूछा नहीं जाता, ऐसी पॉलिसी बना दी जाती है कि जिसकी वजह से आप सब लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तो हम एक कॉरपोरेशन बनाएंगे। उस कॉरपोरेशन में 1-2 अफसर होंगे और बाकी सारे ऑटो वाले और टैक्सी वाले होंगे। वो चलाएंगे उस कॉरपोरेशन को। वो बनाएंगे गोवा के टैक्सी वालों की पॉलिसी। गोवा के टैक्सी वालों की पॉलिसी कोई पॉलिटिशियन और कोई ब्यूरोक्रेट अफसर बैठ के नहीं बनाएगा। गोवा की पॉलिसी गोवा के टैक्सी वाले बनाएंगे। दिल्ली के अंदर अभी पिछले साल हम लोगों ने टैक्सी वालों का, ऑटो वालों का किराया बढ़ाया। वो जो कमिटी थी जिसने किराया बढ़ाया उसमें 2 ऑफिसर थे, बाकी सारे टैक्सी वाले और ऑटो वाले थे। उन्होंने डिसाइड किया कि किराया क्या होना चाहिए। ऐसे ही एक कॉरपोरेशन बनाएंगे तो ऐप होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये आप तय करेंगे। रेट क्या होना चाहिए, आपका फेयर कितना होना चाहिए ये आप तय करेंगे। फेयर साल में कितनी बार बढ़ना चाहिए ये आप तय करेंगे। पूरे टैक्सी के पूरे सेक्टर को आप लोग डिसाइड करेंगे, टैक्सी के लोग डिसाइड करेंगे, कम्यूटर डिसाइड करेंगे कि किस तरह से पूरे सेक्टर को गवर्न करना है। दूसरा, अगर किसी टैक्सी वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके इलाज का पूरा खर्चा गोवा सरकार देगी। उसका फ्री में इलाज करवाया जाएगा, उसके इलाज का पूरा खर्चा गोवा सरकार देगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने पूरा सिस्टम फेसलेस कर दिया, आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, आरटीओ दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। वही दिल्ली वाला सिस्टम गोवा में भी लागू करेंगे। केवल फिटनेस के लिए आपको साल में 1 बार गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, नहीं तो आपको आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सारे सिस्टम को ठीक करेंगे ताकि आपको किसी को रिश्वत ना देनी पड़े। आपको किसी पुलिस वाले को, किसी ट्रांसपोर्ट वाले को, किसी भी अफसर को रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सारे रूल्स और सारा सिस्टम हम ठीक करेंगे। और एक मुझे बताया गया कि अभी एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर जो है वो गड़बड़ है। गोवा सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर टैक्सी वालों का पक्ष नहीं रखा, इसलिए वो ऑर्डर आप लोगों के खिलाफ आ गया। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का जो मीटर वाला ऑर्डर है, उसको
कल आपके टैक्सी के लोगों के साथ बैठ के बातचीत हुई। अमित जी यहां पे आए हुए हैं? नहीं, अमित हमारे पार्टी में है। वो अमित जी ने जिम्मेदारी ली है, ये आपके गोवा के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। तो उस हाईकोर्ट के ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट में आपको अच्छा बड़ा वकील देंगे। तो आज मैं ये आपके सामने देखिए, जो मैंने 4-5 बातें बोली है, ऐसा नहीं कि अब जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी, और जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी में और भी नई नई समस्या आएगी। लेकिन जो मैंने अभी एक बात बोली कि आज से मेरा और आपका भाई का रिश्ता है, ये बड़ी बात है। जिंदगी में कभी भी कोई भी समस्या आएगी, मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो जब भी कोई समस्या हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं जब भी गोवा आता हूं, मैं कुछ ना कुछ ऐलान करता हूं, और अगले दिन सावंत साहब फिर मेरी बात उठा के फिर वो भी कुछ ऐलान करते हैं। जैसे मैं पहले आया, मैंने कहा बिजली मुफ्त देंगे, अगले दिन सावंत साहब ने कहा पानी मुफ्त देंगे। मैंने आके कहा हम हर बच्चे को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिलेगा तो 3,000 रुपए महीना रोजगार भत्ता देंगे। अगले दिन सावंत साहब ने कहा कि मैं 10,000 रोजगार दूंगा। आज मैं आपके लिए टैक्सी वालों के लिए कुछ बोल रहा हूं, पक्का कल सावंत साहब कुछ ना कुछ आपके लिए अनाउंस करेंगे। पक्का कल कांग्रेस भी कुछ ना कुछ ऐलान करेगी। इनके बहकावे में मत आना, ये बहुत झूठे लोग हैं। अभी ऐलान करेंगे क्योंकि चुनाव है, लेकिन केजरीवाल जो बोलता है वो करता है। अपने भाई के ऊपर भरोसा रखना। अब मिलके अपनी सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है? अगली सरकार हमारी होगी कि नहीं होगी? अब अपनी ताकत दिखा दो। जैसे दिल्ली के अंदर ऑटो वालों ने, टैक्सी वालों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई थी, गोवा के अंदर 25,000 टैक्सी वाले हैं। 25,000 बहुत बड़े होते हैं। अगर ये 25,000 टैक्सी वाले मिल जाएं, एक हो जाएं, एकता में ताकत है, तो गोवा के अंदर हर सरकार टैक्सी वालों की बनेगी, फिर किसी की नहीं बनेगी। तो मैं आज आपको 3 चीजें बोल के जा रहा हूं। एक ये कि अब आपकी जिम्मेदारी है, जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, कि सारे टैक्सी वालों के पास जाना है और सबको बोलना है कि एक मौका देख के देखते हैं केजरीवाल को। आपने इतने साल कांग्रेस को वोट दिया, इतनी बार कांग्रेस की सरकार बनाई, इतनी बार आपने बीजेपी की सरकार बनाई। एक मौका हमें देके देखिए, जो अगर मैं रिश्ता नहीं निभाऊं आपके साथ तो अगली बार मत देना वोट। और अगर आप फोन करके पूछिए दिल्ली के ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को फोन करके पूछिए, अगर दिल्ली के ऑटो वाले, टैक्सी वाले हमारे साथ नहीं है, हमसे खुश नहीं हो, मुझे वोट मत देना। लेकिन एक मौका दीजिए। इस बार 25,000 ऑटो की फैमिलीज, सबसे पहली बात, सारी ऑटो की फैमिलीज को झाड़ू के ऊपर वोट डालना है। दूसरी बात, जो भी पैसेंजर आपकी टैक्सी में बैठेगा, चाहे गोवा के बाहर का हो, उसको बोलना है कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना है, इस बार झाड़ू को वोट देना है। उसको मनाना है। आप जब टैक्सी चलाते हो तो आधा घंटा, पौना घंटा पैसेंजर के साथ होता है ना, उसको बैठ के आप बोलते रहना, उसका मन, उसका ब्रेन वॉशिंग करना है। टैक्सी के अंदर बैठ के उसकी ब्रेन वॉशिंग करना है। करेंगे ना? और तीसरी चीज, हर टैक्सी वाली फैमिली को 2 और फैमिली को तैयार करना है वोट देने के लिए। आप तो देंगे ही, 2 फैमिली को और तैयार करना है। तो 3 चीजें, एक, सारे टैक्सी वाले झाड़ू पे वोट देंगे। दूसरा, हर पैसेंजर को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए बोलेंगे। और तीसरा, एक टैक्सी फैमिली 2 और फैमिली को तैयार करेगी। मंजूर है? हाथ खड़ा करके बताइए मंजूर है। इस बार एक साथ हो जाइए, फिर देखिए कि गोवा के अंदर हर सरकार गरीबों की बनेगी, टैक्सी वालों की बनेगी, और इनकी लूट को बंद करेंगे। भारत माता की।
हाय सर। सर, कांग्रेस और बीजेपी आपका ऊपर ब्लेम कर रहे कि लास्ट टाइम सीएम का भंडारी समाज और कैथलिक समाज का डेप्यूटी और सीएम का किया है, कास्टिज्म कर रहे बोलते हैं आप, गोवा में कास्टिज्म कर रहे हैं। हेलो, मैं कहना चाहता हूं कि गोवा के अंदर सबसे ज्यादा संख्या भंडारी समाज की है। 30% से ज्यादा संख्या भंडारी समाज की है। 60 साल से एक भी भंडारी समाज का सीएम नहीं हुआ। एक सीएम हुआ केवल 2.5 साल के लिए, एक भी सीएम नहीं हुआ। कास्टिज्म मैं नहीं कर रहा, कास्टिज्म ये दोनों पार्टियां कर रही हैं, जिन्होंने भंडारी समाज को केवल वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया और उसके बाद उनको उठा के फेंक देते हैं। अभी कल जब मैं गोवा आया, एक रिपोर्टर मेरे से मिलने आए। आपको जान के शॉक लगेगा उन्होंने क्या कहा मुझे। उस रिपोर्टर ने मुझे बोला कि वो कुछ पॉलिटिशियंस के साथ बैठे हुए थे, बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, और पॉलिटिशियन आपस में बात कर रहे थे कि ये केजरीवाल बोल के कि भंडारी समाज का सीएम होगा। भंडारी समाज गोवा को संभाल पाएंगे क्या सीएम? क्या वो उनमें टैलेंट है क्या? ऐसी बातें ये लोग करते हैं बैठ के। मेरा तो खून खौल उठा। ये कांग्रेस और बीजेपी वाले समझते क्या है अपने आप को? उनको क्या लगता है उनमें टैलेंट है, भंडारी समाज में टैलेंट नहीं है? आज भंडारी समाज ने गोवा के लिए क्या नहीं किया? हर क्षेत्र के अंदर भंडारी समाज ने अपना नाम रोशन किया, गोवा का नाम रोशन किया। भंडारी समाज से वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, पायलट बनते हैं, हर बनते हैं। तो ये लोग, इनको लगता है कि केवल कांग्रेस और बीजेपी के पास टैलेंट है। हर समाज में टैलेंट होता है। भंडारी समाज में भी टैलेंट है, ब्राह्मण समाज में भी टैलेंट है, एससी समाज में भी टैलेंट है, सब समाज में टैलेंट है। तो अगला सीएम भंडारी समाज का होगा, और देखना ऐसा व्यक्ति होगा जो कास्टिज्म नहीं करेगा, सबका भला करेगा, गरीबों का भला करेगा, सारे समाज का भला करेगा, एक किसी कास्ट का भला नहीं करेगा, सभी धर्मों का भला करेगा और पूरे गोवा को आगे लेके जाएगा। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।